हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन को देखेंगे और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो देखिए, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। डिमांड और सप्लाई में जब वेरिएशन होता है, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, सप्लाई ज़्यादा कम हो जाए, तो जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और इसी के बेसिस पे हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक, तो देखिए, डिमांड और एक सप्लाई। सप्लाई किस चीज़ की होगी? गुड्स सर्विसेज की। डिमांड कौन करेगा? पब्लिक करेगी, हम लोग डिमांड करेंगे। सप्लाई कौन देगा हमको? कंपनी देगी। कंपनीज हो सकती हैं, कोई फैक्ट्री हो सकती है, जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे, है ना। डिमांड पब्लिक करेगी। ठीक, तो अगर इन दोनों में इक्विलिब्रियम है तब तो ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी, है ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर रहता है। तो हम यहाँ पे बाई चांस ले लेते हैं, अगर हमारी डिमांड कम हो जाए, सप्लाई या तो उतने पे ही रहे या तो सप्लाई ज़्यादा रहे, या तो उतने पे ही रहे या तो ज़्यादा रहे। कहने का मतलब हमारा डिमांड अगर कम हो जाता है ना, हमारा अगर डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम क्यों हुआ? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शो होती है, लेकिन डिमांड कम क्यों हुआ? क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई। सारा खेल मनी सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं भाई, पब्लिक के पास पैसे नहीं हैं, इसका मतलब वो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, है ना। पैसे नहीं होंगे तो डिमांड नहीं होगी। पैसे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तब पैसे नहीं होंगे। पैसे नहीं होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो फ्लक्चुएशंस होने लगेंगे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी डाउन होने लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि कंपनीज को अपना सामान भी तो बेचना है। तो अगर परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार बनती हैं तो हम इसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक, जब डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम होने की वजह से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आने लगे। सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई डाउन हो गया, मनी सप्लाई डाउन होने के डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ गई। तो अगर इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक, लेकिन अब इसी का उल्टा देखते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड सप्लाई। यहाँ पे हम ले लेते हैं डिमांड अगर बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है या तो डाउन हो गई, लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं डिमांड बढ़ गई। डिमांड अगर बढ़ गई है तो इसका कारण क्या हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ गई है। मनी सप्लाई बढ़ गई है, मनी सप्लाई बढ़ गई है, ये क्या इम्प्लाई करता है? एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नॉट नेसेसरी। वो टाइप्स पे डिपेंड करता है ना। टाइप्स पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। तो डिमांड अगर बढ़ गई है तो डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसा था तो लोगों ने डिमांड करना शुरू किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर डिमांड लोगों के पास पैसे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट के कारण ही है, ज़रूरी नहीं है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना % बढ़ा। ठीक, ये भी आगे बताते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो इससे हम लोग इन्फ्लेशन नाम देते हैं, है ना। अब देखिए, डिफ्लेशन ये हुआ, इन्फ्लेशन ये हुआ। अब प्राइस कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डिमांड अगर कम हो गई है तो सब और कंपनीज को अपना सामान बेचना है, उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम? क्योंकि पैसे कम हैं। तो मेन फैक्टर पैसे का हो गया। पैसे की अगर मेन बात होगी तो कंपनीज क्या करेंगी? अपने गुड्स की प्राइस को घटा देंगी, है ना। तो क्या करेंगी? प्राइस फॉल। तो हमारा जो सामान पहले महंगा बिकता था या नॉर्मल रेट पे बिकता था वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा इसमें, क्योंकि कंपनीज को पता है लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं हैं, इनको अपना सामान बेचना है, तो ये प्राइस को कम कर देंगी।
लेकिन यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज को भी ये बात पता है कि डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसे हैं और ये सामान को खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, कंपनीज क्या करेंगी, इसमें प्राइस को बढ़ा देंगी, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास पता है कि पैसे हैं लोगों के पास ना। तो इसी को टर्म देते हैं इन्फ्लेशन, है ना। डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लेशन का जनरेशन होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस का बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन के बेसिस पे, है ना। अब आगे देखते हैं, इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो कि दो बेसिस पे हम इसके टाइप्स को देखते हैं। एक होता है कॉज बेसिस, कॉज बेसिस, किस कारण की वजह से इन्फ्लेशन को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। और एक प्राइस बेसिस, प्राइस का भी हमने बताया, प्राइस, है ना। प्राइस कितने से कितने के बीच में है, इस पे डिपेंड करता है इन्फ्लेशन, है ना। तो देखो, प्राइस बेसिस में बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक वॉकिंग, एक गैलोपिंग और एक हाइपर, है ना। प्राइस कितने परसेंट बढ़ा, प्राइस कितने सामान जो है कितने परसेंट बढ़ा डिमांड की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस कितने परसेंट वेरी किया, इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा इन्फ्लेशन है। अगर प्राइस इतने से इतने के बीच में तो कौन सा इन्फ्लेशन है ना। तो क्रीपिंग भी मान लेते, हम ऐसा मान के चलते हैं 2 से 3% के बीच में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन का नाम दे दिया जाता है। और अगर 3 से 10% के बीच में बढ़ती है तो उसे वॉकिंग का नाम दे दिया जाता है। और 10 से 50% के बीच में अगर है तो उसे गैलोपिंग नाम दे दिया जाता है। और मोर देन 50%, मोर देन 50% अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दे दिया जाता है। तो देखिए, हर एक कंट्री का इसमें अलग अलग इन्फ्लेशन टारगेट होता है और वो टारगेट उनके लिए बेनिफिशियल होता है ना। उनको ये मेंटेन, उनको इन्फ्लेशन उतने के बीच में मेंटेन करना होता है। ठीक, तो देखिए 2 से 3% तो ठीक है, नॉर्मल है। वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 से 10% है, गैलोपिंग 10 से 50, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये वार्निंग देता है। ये इन्फ्लेशन जो है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हमें ये वार्निंग देता है कि इतने पे अपना प्राइस को कंट्रोल कर लो, 50% तक इसमें मैक्सिमम जा सकता है। तो ये वार्निंग देता है, वार्निंग शोज। ये हमें गैलोपिंग इन्फ्लेशन ये वार्निंग देता है कि अपने प्राइस को अब आप डाउन कर लीजिए, है ना। 10 से 50% के बीच में इसको आप कंट्रोल करके वॉकिंग पे ले आइए या क्रीपिंग पे ले आइए, लेकिन हाइपर ना होने पाए, है ना। क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाइपर हो जाता है तो चीज़ों के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं। जो चीज़ आप 1 लाख में मिल रही है 50 लाख में मिलेगी, मे बी 1 बिलियन, है ना। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा 50% है ये, है ना। 50% राइज, मोर देन 50%। ठीक, तो इसमें इंडिया का टारगेट रेट देखते हैं, है ना। देखिए, इंडिया एंड आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई 2015 में इन्फ्लेशन को टारगेट किया और ये दोनों ने एग्री किया कि हमारे देश में, इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, डिजायर्ड इन्फ्लेशन रेट, डिजायर्ड इन्फ्लेशन रेट इंडिया का जो होना चाहिए वो 4 ± 2% तक होना चाहिए। मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। 2 से 6% के बीच में अगर हमारा इन्फ्लेशन टारगेट रेट रहता है तो ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा होता है। 2 से 3%, कभी 2020 का डेटा देखें लगभग 6.8 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है लेकिन 6.8 के आसपास है 2020 में, है ना। तो 2 से 3% ये हर एक कंट्री का अपना अलग अलग टारगेट होता है।
ठीक, तो इंडिया में जो टारगेट माना गया 2015 में डिसाइड किया गया था कि जो डिजायर्ड इन्फ्लेशन रेट इंडिया में होना चाहिए वो 4 ± 2% होना चाहिए। कहने का मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में, है ना। तो अगर इसमें देखें तो हमारे देश के लिए वॉकिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा बेटर साबित होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा बेटर है। ठीक, अब हाइपर इन्फ्लेशन, तो देखिए हाइपर इन्फ्लेशन 5 करोड़ % तक बढ़ गया था। अभी तक पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन रेट गया है वो 5 करोड़ % तक गया है वेनेजुएला में 5 करोड़ % तक 2016 में आया था और अभी तक है ना। तो 5 करोड़ % तक वहाँ पे प्राइस के दाम बढ़ गए थे, है ना, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से। इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो हो गया प्राइस के बेसिस पे इन्फ्लेशन को हम कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किए, किस किस % पे कितना कितना इन्फ्लेशन होता है। ठीक, अब देखिए कॉस्ट के बेसिस पे क्या होता है। तो देखिए डिमांड साइड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब खींचना, तो डिमांड का ज़्यादा होना इन्फ्लेशन, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश का मतलब होता है कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से, है ना, कॉस्ट बढ़ने की वजह से। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है वो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से होता है ना। मनी सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न होता है मनी सप्लाई बढ़ जाना, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो डिमांड पुल मतलब डिमांड को बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? पब्लिक बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि मनी सप्लाई है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न होता है वो होता है मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसे आ जाना, बढ़ जाना पैसे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जो मेन रीज़न है कॉस्ट पुश करना मतलब ऊपर उठाना, है ना। तो कॉस्ट का ऊपर उठना, कॉस्ट का बढ़ना, तो मार्केट रिटेल प्राइस जो MRP रेट होता है उसका बढ़ जाना। तो क्यों बढ़ जाता है वो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब एग्जांपल एक लेके बताते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसमें कोई लेबर काम कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर भी तो आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे, उन्हीं को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री बनती है या कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें मेन लैंड होता है, लेबर होता है, उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक, अब अगर इक्विपमेंट्स की प्राइस बढ़ा दी जाएगी, उसमें जो मशीनें लगती हैं उसमें अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट पुश होगा, कॉस्ट ऊपर उठेगा तो महंगाई बढ़ेगी, है ना। जो लेबर उसमें काम करते हैं पहले, अब वो लोग अगर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पहले अगर मान लो 250 रुपये में एक दिन आते थे, वो कह रहे हैं 300 रुपये दो, है ना। तो वो लोग, अब लेबर भी तो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो अगर वो अपनी सैलरी बढ़ाने को डिमांड कर रहा है तो अगर उसकी सैलरी बढ़ाएंगे तो सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो जो उसका मालिक होगा फैक्ट्री का, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे अगर देने पड़ेंगे तो वो पैसे को पूर्ति करने के लिए वो कॉस्ट को बढ़ा देगा, कॉस्ट पुश कर देगा, कॉस्ट को ऊपर उठा देगा, है ना। अब देखिए मनी सप्लाई, अब इसका भी रीज़न देखिए, मनी सप्लाई बढ़ने का रीज़न और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस किस तरीके से बढ़ जाता है ना। तो मनी सप्लाई, तो देखिए मनी सप्लाई क्यों बढ़ता है, लोगों के पास पैसा क्यों आता है, इसका रीज़न जानना ज़रूरी है, मनी सप्लाई बढ़ना। तो देखिए पहला तो ये हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और नॉन प्लान, गवर्नमेंट जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट अगर ज़्यादा पैसा दे दे, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन अगर सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी तो बदले में सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, बस पैसे बढ़ाए जा रही है, तो मनी सप्लाई एक प्रकार से बढ़ जाएगी,
है ना। सरकार स्कॉलरशिप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब बढ़ जाती है तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो लोग डिमांड को पुल करते हैं, डिमांड और बढ़ाते हैं, है ना। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या हो गया, लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, देखिए जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो लोग जो बिजनेसमैन होते हैं या जो कॉमन मैन होते हैं वो लोन्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब कॉमर्शियल बैंक्स, जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो कॉमर्शियल बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ठीक। जब इंटरेस्ट रेट अपना कम कर देंगे तो लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा, लोन आसानी से मिल जाएगा तो उनको पैसे आसानी से रहेंगे उनके पास, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो लोग डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। तो लो इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, है ना। इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि लोगों को सस्ते लोन मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो लो इंटरेस्ट रेट एक अलग फैक्टर हो गया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक अलग फैक्टर हो गया, टैक्स रिडक्शन, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है ना, तो उसका जो मंथली सरकार ले रही है टैक्स, सपोज 5,000 ले रही है, लेकिन अगर सरकार वही 2,000 टैक्स लेने लगी तो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे 3,000 रुपये बचेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसे 3,000 रुपये बढ़ेंगे वो उसका मनी सप्लाई ही तो है। 3,000 रुपये बढ़ गए, उसके पास हर महीने 3 एक्स्ट्रा बच गए तो वो क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा। तो सरकार जब टैक्स को कम कर देती है तो लोगों के जो पैसे आराम से होने लगते हैं, है ना, पैसे होने लगते हैं तो डिमांड बढ़ाने लगते हैं। तो ये 3 तो मेन कारण हैं। बाकी रीज़न एग्जांपल के लिए ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग इश्यूज़, है ना। ब्लैक मार्केटिंग से जो लोग पैसा बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने पास तो वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, तो वो लोग भी इनडायरेक्टली डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये 4 मेन रीज़न हो गए जिनकी वजह से मनी सप्लाई देश में बढ़ती है। और अगर हमें डिमांड को कम करना है या इन्फ्लेशन को कम करना है तो इन्हीं चार चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये चारों चीज़ हम अपना इंटरेस्ट रेट जो है कि यहाँ पे कम रखें, अगर इसको बढ़ा दें, टैक्स को सरकार बढ़ा दे, मार्केटिंग इश्यूज़ को हम ध्यान देने लगे, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने लगे, होर्डिंग को रोकने लगे, तो मनी सप्लाई कहीं ना कहीं डाउन होगी और फिर डिमांड कम हो जाएगी, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो सकता है, ठीक। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखिए क्या कारण हो सकते हैं, है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाए, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल के लिए देखिए, जो कंपनी का मालिक होगा वो किसी देश से कोई एक अपना सामान मंगा रहा, कोई मशीन मंगा रहा होगा, है ना। सपोज 20 लाख रुपए मशीन है, ठीक। मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख रुपए है, लेकिन वहाँ से इंडिया में आते आते बॉर्डर पे जो उसका कस्टम ड्यूटी लगेगा, अगर वो 1 लाख रुपए के बदले अगर 4 लाख कर दिया जाए तो जो मालिक होगा उसको 3 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 3 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो उसको पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट को वो बढ़ा देगा, है ना। तो इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कस्टम ड्यूटी का टैक्स होता है वो जीएसटी लग जाती है वो, है ना। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स ही तो है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तो मालिक जो होता है उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो तो उस पैसे को दोबारा वापस अर्न करने के लिए ये लोग कॉस्ट को जो है बढ़ा देते हैं, है ना। जो भी इनका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो इसकी वजह से बढ़ जाता है और इन्हीं की वजह से उनका जो प्रोडक्टिव मटेरियल होगा उसका कॉस्ट ये लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स एक बड़ा रीज़न हो गया, ठीक। और इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स, वही कस्टम ड्यूटी जो लगती है उसको अगर बहुत ज़्यादा ये लोग गवर्नमेंट बढ़ा देती है, टैरिफ बढ़ा देती है, बैरियर्स बढ़ा देती है, तो इनको यहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये लोग अपने सामान की प्राइस को बढ़ा देंगे, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये, बाकी लेबर वेज ले लीजिए, लेबर वेजेस,
है ना। अगर वहाँ के लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि नहीं हमारे पैसे तो अब बढ़ाओ, तो उनके पैसे अगर बढ़ाएंगे ये यहाँ के मालिक, तो उसकी भरपूर्ति करने के लिए फिर कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए और इन सब की पूर्ति करने के लिए कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है और फिर सारा भार कंज्यूमर पे आ जाता है। ठीक, तो टाइप्स की बेसिस पे हमने देखा प्राइस बेसिस पे इस टाइप्स के होते हैं इन्फ्लेशन, कॉस्ट बेसिस पे ये होता है ना। अब आगे देखते हैं। है ना, देखिए अब एक टेक्निकल सेंस की थोड़ी बात करते हैं। मेजर्स, इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करें। तो देखिए 3 टाइप्स होते हैं मेजर्स करने, इन्फ्लेशन को नापने के लिए, इन्फ्लेशन कितना है कैसे है। ठीक, तो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है GDP डिफ्लेक्टर, है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब ये मंथली पब्लिश होता है और इसमें हम देखते हैं कि एक महीने में किसी भी गुड्स के होलसेल में कितनी प्राइस राइज हुई या कितनी प्राइस कम हुई, है ना। ये मंथली बेसिस पे रिपोर्ट देता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम मार्केट रिटेल प्राइस यानी कि MRP का देखते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के MRP का रेट एक महीने में कितना वेरी किया, एक महीने में उसमें कितना वेरिएशन आया, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और उसी के होलसेल में कितना वेरिएशन आया मंथली बेसिस पे, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक होता है GDP डिफ्लेक्टर, है ना। इसका एक फार्मूला होता है GDP डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP, नहीं रियल GDP और नॉमिनल GDP इंटू 100। तो इंडिया में जो बेस्ट यूज़ मेथड है, हालांकि ये दोनों भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल होता है वो GDP डिफ्लेक्टर होता है। इससे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है इन्फ्लेशन का इंडिकेटर, है ना। इन्फ्लेशन को जो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करता है, आंकड़ा सही निकाल के जो सबसे ज़्यादा देता है वो GDP डिफ्लेक्टर होता है, ना कि ये दोनों, है ना। तो ये एक छोटा सा सेंस हो गया, बाकी ये सब टेक्निकल सेंस है। हर महीने पब्लिश होती है इन दोनों की रिपोर्ट और ये ईयरली बेसिस पे, है ना। अब देखिए इम्पैक्ट जो अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रकार से पड़ता है ना। इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। तो देखिए अलग अलग प्रकार के लोगों पे अलग अलग टाइप्स के इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला लेते हैं बोरोवर एंड लेंडर। लेंडर का मतलब क्रेडिटर, बोरोवर का मतलब डेबिटर, है ना। तो देखिए बोरोवर का मतलब जिसने पैसे लिए हैं, लेंडर का मतलब जिसने पैसे दिए हैं। तो उसी तरह डेबिटर का मतलब जिसके पास पैसा आता है उसे डेबिटर कहते हैं, जिसकी तरफ से पैसा जाता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो ये लेंडर मतलब जिसने पैसा दिया है, बोरोवर मतलब डेबिटर मतलब जिसने पैसा लिया है। तो जो पैसा लेता है इन्फ्लेशन डायरेक्टली उनको बेनिफिट करता है, जिसने दिया है वो नेगेटिव में जाता है, वो फायदे में नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इन्फ्लेशन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। तो कम इंटरेस्ट रेट पे इसने पैसा लिया है, डेबिटर है, पैसा ये लिया है तो कम इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो इसको फायदा हुआ। कम इंटरेस्ट रेट पे ये दिए हैं तो इनको घाटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इन्फ्लेशन अगर बोरोवर और लेंडर के बीच में बात करें तो जो बोरोवर होता है या जो पैसे लिए रहता है उसको बेनिफिट करता है और जो पैसा देता है उसे उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता
है ना। ये पहली बात हो गई बोरोअर और लेंडर के बीच में इन्फ्लेशन का कैसे वेरी करता है। तो दूसरे अब दूसरे पे आते हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप। फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होते हैं, मतलब फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब होता है जैसे कोई सैलरीड पर्सन है ना, कोई टीचर हो गया, सैलरीड पर्सन जिसका मंथली इनकम फिक्स है कि हाँ मंथली में 20,000, 25,000, 30,000 कितना कमा रहे हैं, है ना। तो इन पे पुअर बैडली इफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन जिनके पास फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनका फिक्स है कि हाँ महीने में 30,000 या 50,000 ही कमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। और बाकी लोग क्या है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले तो ये नहीं कम्पीट कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, दाम को बढ़ा देगी। कंपनी इनका थोड़ी दिखेगी कि इनके पास 50,000 है, उनके पास 2 लाख है, तो कंपनी 50,000 वाले के हिसाब से थोड़ी चलेगी ना, वो 2 लाख में वही सामान बेचेगी। तो इनका 50,000 है, 2 लाख तक पहुंचने के लिए इनको 4 महीने लग जाएंगे, है ना। तो इन पे इफेक्ट अच्छा नहीं करता है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए बहुत ख़राब होता है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, बाकी लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले हैं इनके पास तो फिक्स है ना, इनका तो फिक्स है, महीने का 20,000, 25,000 इतना कमा रहे हैं, तो ये तो अपना बढ़ा नहीं पाएंगे, इनका तो वही फिक्स है। वही फिक्स है तो मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ के दाम बढ़ जाते हैं। तो प्राइस के दाम जब बढ़ जाएंगे तो इनके पास उतनी प्राइस तो रहेगी नहीं कि ये सामान खरीद सकें, इनके पास तो फिक्स इनकम रहेगा, तो बहुत बैडली इफेक्ट करता है इनके ऊपर। ठीक, अब अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अभी मैंने कुछ थोड़ी देर कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या घटे, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड पे। तो देखिए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में जो संबंध होता है वो फिलिप्स कर्व से दिखाते हैं। ये है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एक्स एक्सिस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन जब कम रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इनका डाउन हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि लोगों को रोजगार देता है। अगर कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन आता है तो लोगों को रोजगार देता है। और अगर लॉन्ग रन की बात करें, मतलब काफ़ी समय तक हाइपर इन्फ्लेशन पहुंच गया, अगर वॉकिंग क्रीपिंग पे पॉजिटिव, और अगर लॉन्ग रन की बात आ गई तो वहाँ पे निगेटिव देता है ना। क्यों? क्योंकि बस सबके पास पैसे रहेंगे। जब काफ़ी समय तक इन्फ्लेशन रहेगा तो आज नहीं तो कल जो लेबर होगा कंपनी में, उसके बाद भी तो बहुत पैसे हो जाएंगे, फिर वो लेबर का काम करने क्यों जाएगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक, अब चौथा पॉइंट, फिस्कल डिफिसिट। तो देखिए, फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बताते हैं। फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाता है क्यों? फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों की वजह से। वहीं जहाँ पे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा वो तो उस सामान को खरीद लेंगे, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले हैं ये तो नहीं खरीद पाएंगे। फिर सरकार क्या करती है, इनको सब्सिडी देती है। इंक्रीजेस क्यों? ड्यू टू सब्सिडी, ड्यू टू हायर सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी इन लोग को प्रोवाइड करती है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वालों को, ताकि ये लोग
जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनके साथ compete कर सकें और कंपनी जितने भी प्राइस बढ़ाएं हम वो सामान खरीद सकें, है ना। तो फिजिकल बर्डन तो बढ़ ही जाएगा ना सरकार के ऊपर, जब बहुत ज़्यादा करेंसी छापेगी, बहुत ज़्यादा पैसा देगी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया इम्पैक्ट अलग अलग 4 अलग अलग लोगों पे कैसे पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। ठीक, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए 3 टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। 3 टाइप्स के। पहला जो होता है फिस्कल मेजर्स, दूसरा मॉनेटरी मेजर्स, या आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करती है। देखो तीनों लोग अलग अलग अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी यानी कि पैसे के साथ कैसे कंट्रोल करती है, आरबीआई करती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3 लोग अलग अलग टाइप्स पे अपना काम करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल मैटर्स आरबीआई देखता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है, और इसमें आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ना, इस बात को याद रखिए। मॉनेटरी मेजर्स को देखने के लिए आरबीआई रहता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों लोग इंटरफेयर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना। तो देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, है ना। तो सबसे पहला सरकार लाई थी वो जीएसटी। पहली बात, जीएसटी की बेसिस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है या होता है ना, क्योंकि इसमें बाकी कस्टम ड्यूटीज़ को डाउन कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो है जीएसटी, है ना। तो गवर्नमेंट एक ये मेजर ली है अभी रिसेंटली जो ली है जीएसटी को फिस्कल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो टैक्स को बढ़ा सकती है, टैक्स को बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट मेनली ये 2 काम करती है, और स्पेंडिंग कम कर सकती है, स्पेंडिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव वर्क को डाउन कर सकती है ना, मनी सप्लाई को कम करने के लिए। तो टैक्स को बढ़ा देगी। मेनली हम इन्फ्लेशन में करते क्या है, मनी सप्लाई को डाउन करना, मनी सप्लाई को हम डाउन करते हैं। तो मनी सप्लाई को इन्हीं 3 तरीकों से डाउन किया जाता है। मनी सप्लाई को डाउन करते हैं क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई जब पैसा ही नहीं रहेंगे लोगों के पास, पैसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो डिमांड का लेवल हाई था वो बराबर आ जाएगा सप्लाई लेवल के, है ना, वो बराबर आ जाएगा सप्लाई लेवल के। तो हम सिंपली क्या करते हैं, लोगों के डिमांड को तो रोक नहीं सकते ना, एक ही काम कर सकते हैं, सप्लाई को रोक, मनी सप्लाई को रोक दें। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो डिमांड अपने आप डाउन होके सप्लाई के बराबर आ जाएगा, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो टैक्स को बढ़ा दे, टैक्स को बढ़ा देगी तो जो पैसे एक्स्ट्रा बचते थे लोगों के पास वो नहीं बच पाएंगे, है ना। सरकार कह देगी, जैसे पहले नॉर्मल टाइम्स पे क्या था, 1 लाख रुपए का 5,000 रुपये टैक्स, ठीक। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, मनी सप्लाई को कम करना है, सरकार टैक्स बढ़ा दी, सरकार कह दी अब 1 लाख रुपए का हम 20,000 टैक्स लेंगे, है ना। तो बाकी जो बचे 15,000 का वेरिएशन ही तो हुआ, पहले 5,000 था मान लीजिए 1 लाख पे, प्रेजेंट टाइम पे सरकार टैक्स बढ़ा दी, बोली कि 20,000 लेंगे, तो डिफरेंस कितना हुआ 15,000 का। तो 15,000 का जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे, 15,000 मनी सप्लाई बढ़ गई थी और इस 15,000 की वजह से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, उस 15,000 को सरकार फिर वापस ले रही है टैक्स बढ़ा के। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हुआ,
मनी सप्लाई कम हुआ तो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। स्पेंडिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव वर्क मतलब अगर सरकार एग्जांपल के लिए स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा दे रही है, एकदम हाई कर दी है, उसको थोड़ा कम कर दे, क्योंकि वो भी तो एक ज़रिया है मनी सप्लाई बढ़ाने का। तो अगर उसको कम कर देगी तो नॉन प्रोडक्टिव वर्क का मतलब कुछ ऐसा जो कंपनी की इकोनॉमी को बढ़ाए ना बढ़ाए, उसे कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव। बढ़ाए तो प्रोडक्टिव, है ना। तो क्या करती है सरकार, स्कॉलरशिप्स को डाउन कर सकती है लोगों के, है ना। ये एक 3 मेन रीजंस होते हैं, 3 मेन तरीके होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और इसमें आरबीआई का कोई हाथ नहीं होता। ठीक, अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है ये देखिए। तो आरबीआई सब कुछ अपना बढ़ा देती है। सब कुछ मतलब आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीजेस बैंक रेट, increases CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो इसके टर्म को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। आरबीआई इन सब चीज़ों की मदद से एक्चुअली में करती क्या है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट तो बढ़ा नहीं सकती है, आरबीआई ही कर सकती है। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ा देती है। अब देखिए, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ने का एक रीज़न तो ये भी मैंने बताया था ना, कि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो कम करते थे, और अब आरबीआई क्या कर देगी, इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। इंटरेस्ट को बढ़ा देगी तो लोग जो लोन लिए थे पहली बार उसको चुकाना शुरू कर देंगे, और दूसरी बात कि लोन जो लोग ले रहे होंगे वो नहीं लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कर देगी। तो ये भी एक तरीका है सब मनी सप्लाई रोकने का, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट एक रीज़न था, मैंने बताया था मनी सप्लाई बढ़ने का एक रीज़न था कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, नहीं, इंटरेस्ट रेट का डाउन हो जाना मनी सप्लाई बढ़ने का एक रीज़न था। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी, है ना। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीएलआर, एसएलआर सबको बढ़ा देती हैं। अब ये सब फिनोमेना क्या है, इस हम किसी और दूसरे वीडियो में बताएंगे, है ना। बट इन सब का काम सिर्फ इतना सा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना कि जो कंज्यूमर ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो बैंक से लोन ले रहे हैं, वो ना लें, या लें तो बहुत कम लें, है ना। और वो कम तभी लेंगे जब इंटरेस्ट देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई है। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, तो देखो ये मेनली सप्लाई साइड मेंटेन। मैंने कहा था डिमांड और सप्लाई, डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई डाउन थी, इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं ना, डिमांड का बढ़ जाना। और इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है, या तो जितनी डिमांड हो हम उतना सप्लाई कर सके, और ये करना बहुत मुश्किल है। दो ही तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, या तो हम पैसे को रोक दें, मनी सप्लाई को रोक देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो वो अपने आप सप्लाई के बराबर आ जाएगा, या तो जितनी डिमांड है हम फटाफट उतनी सप्लाई देते रहें, है ना। तो इनका काम होता है कि उस सप्लाई को मेंटेन करना। देखिए, मनी सप्लाई को रोकने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स को बढ़ा देगी, सब करके मनी सप्लाई को रोक देगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट बढ़ा करके मनी सप्लाई को रोक देगी। तो ये डिमांड साइड वाला काम ये दोनों लोग देखते हैं, लेकिन सप्लाई साइड को ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, कोशिश करता है कि जितने हम सप्लाई को डिमांड के बराबर ला दें ना। दो तरीके से, या तो डिमांड घटा के सप्लाई के बराबर ला दो, या तो सप्लाई को बढ़ा के डिमांड के बराबर कर दो। लेकिन डिमांड को घटाना ज़्यादा आसान है ना। मनी सप्लाई को रोकना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम इतनी सप्लाई नहीं दे सकते गुड्स एंड सर्विसेज की,
है ना भाई। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, जब लोगों के पास बहुत आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड ही करते रहेंगे तो सप्लाई भी जाएगी, तो एक लेवल तक जाएगी ना, उतनी तो कम्पीट नहीं कर पाएगी जितना लोगों के पास पैसा है। तो सबसे बेटर चीज़ है कि लोगों का जो मनी सप्लाई है उसको कम कर दो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उस सप्लाई को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करता है कि सप्लाई को हम थोड़ा सा बराबर में ला दें, है ना, दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो सप्लाई साइड मेंटेन करता है। दूसरा क्या काम करता है मेन, वो ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की कोशिश करता है ना, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की कोशिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये दो काम मेन होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। आरबीआई का ये काम मेन होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। गवर्नमेंट का जो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा मेन है वो है टैक्स। अगर बहुत जल्दी काम करना है तो टैक्स को तुरंत बढ़ा दो, है ना, मनी सप्लाई तुरंत डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पूरा मनी सप्लाई से रिलेटेड पूरा इन्फ्लेशन से रिलेटेड पूरा वीडियो, है ना। थैंक यू।